अब आते हैं ये रेजिस्टेंस होता क्यों है, रीजन या कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, जब भी मैं पानी के थ्रू जा रहा हूं, ये सामने मेरा पानी भरा और मुझे उसको वाटर को क्रॉस करना है, तो आई नीड टू पुश दैट वाटर असाइड, राइट। मुझे आगे जाने के लिए मेरे सामने जितना पानी है उसको साइड करना पड़ेगा। वो पानी साइड करने के लिए मैं उस पर फोर्स लगाता हूँ, वो वाटर रिटर्न मेरे पे फोर्स लगाता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर आप याद करो तो to every action there is equal and opposite reaction. So I push water aside in order to move in forward direction. As a result, water pushes me back. तो वो कॉज था ड्रैग का या एयर वाटर रेजिस्टेंस का। यहाँ पे क्या चक्कर है, तो यहाँ पे चक्कर बताता हूँ मैं आपको क्या हो रहा है। फ्लो ऑफ करंट मीन्स व्हाट, कैसे करंट फ्लो होता है, चार्ज अलग से तो फ्लो होता नहीं है, तो करंट फ्लो होता है उस वक्त क्या होता है, बोलो, इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर। याद है ना वो पिक्चर? यस सर। Yes, sir. So flow of electron is due to motion of electron. Sorry, flow of current is due to motion of electrons inside a conductor. अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं करंट इधर फ्लो हो रहा है, राइट। सो फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। तो वो जो कहते हैं हम लोग कि करंट को अपोज करता है, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन को अपोज हो रहा है। कैसे? ड्यूरिंग इट्स मोशन थ्रू कंडक्टर। हालांकि ये पहले भी मैंने बताया था, पर एक बार रेजिस्टेंस के कॉज में फिर बता रहा हूं। ड्यूरिंग इट्स मोशन थ्रू कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन continuously collides with atoms in its path, तो उसके रास्ते में बहुत सारे एटम्स पड़ते हैं, उन एटम से वो टकराता है। एंड इस कोलिजन के ड्यूरिंग होता क्या है, ड्यूरिंग ईच कोलिजन it loses its kinetic energy, partially और wholly वो बात की बात है। तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज होता है, ये है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन एक तो मुश्किल से स्पीड गेन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने मुश्किल से स्पीड गेन करी, ठीक। अब जैसे वो चल पड़ा, रास्ते में टकरा गया, जैसे ही टकराया उसकी एनर्जी और उसकी स्पीड सब खराब हो गई। तो दिस इज कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आ रहा है समझ में? नहीं समझ? यस सर। Yes, sir. तो वो जो कोलिजन्स हो रहे हैं ना किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स के बीच में, वो है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, ठीक है। एंड ड्यूरिंग ईच कोलिजन इट लूजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये भी याद कर लो कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स during collision gets converted to heat. तो काइनेटिक एनर्जी लॉस बाय इलेक्ट्रॉन्स, so kinetic energy lost by electron during collision gets converted to heat, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट याद रखना। तो कोई आज के बाद पूछे रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के अंदर क्यों होता है, व्हाट इज कॉज, व्हाट इज रीजन ऑफ रेजिस्टेंस? तो रीजन और कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज collision between electrons and atoms. क्लियर है? आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes. Okay. Yes. यस सर। Okay. Now factors affecting resistance of a conductor.
ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो पहला स्टेटमेंट बोलूंगा मैं, resistance of a conductor resistance of a conductor is a constant. क्या? Resistance of a conductor is a constant at a given temperature. At a given temperature. तो ये आपको पहले चाहिए। तो resistance of a conductor is constant at a given टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस किसका? कंडक्टर का कांस्टेंट होता है। ठीक है, so resistance of a conductor is constant at a given temperature. Let's see वो कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है। मैं एक वायर लेके आया मार्केट से किसी भी मटेरियल की, ठीक है, ये किसी मटेरियल का समझो नाइक्रोम का एक वायर है, नाइक्रोम का वायर है, कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया, मुझे क्या है एरिया मालूम है, कुछ लेंथ है इसका, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इस एंड से इस एंड तक जाना है, राइट, तो इट विल अंडरगो मेनी कोलिजन्स, नहीं, रास्ते में उसको टकरा के जाना, बहुत बार वो कोलाइड होगा, किससे? एटम से। रास्ते में जो एटम्स आएंगे उनसे वो टकरा के जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि लेंथ अगर मैं बढ़ा दूं, अगर इस कंडक्टर की लेंथ मैं बढ़ा दूं, तो रेजिस्टेंस या वो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो एक इलेक्ट्रॉन रास्ते में एटम से टकरा के जा रहा है, तो नंबर ऑफ कोलिजन या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा अगर लेंथ बढ़ा दूंगा? सर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो टू योर सरप्राइज, वैसे ज्यादा सरप्राइजिंग भी नहीं है कि अगर आप लेंथ डबल कर दोगे ना, बाकी सब फैक्टर सेम रख के, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स डबल हो जाते हैं, या ये कह लो आप रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। लेंथ आप ट्रिपल कर दोगे तो रेजिस्टेंस ट्रिपल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये पहला स्टेटमेंट बोलूंगा, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ बढ़ने से बढ़ना वाली बात नहीं है कि लेंथ बढ़ा तो चलो रेजिस्टेंस भी बढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस डबल, लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल, लेंथ ट्रिपल तो रेजिस्टेंस ट्रिपल, लेंथ आधा तो रेजिस्टेंस आधा, समझा? तो ये पहला फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। नाउ suppose there is a traffic in a road, and there's a wide road, ये wide road है, और ये जो रोड है एक नैरो रोड है, ये पतली रोड है। अब दोनों में आप बाइक चला रहे हो, इधर से आप बाइक लेके जा रहे हो, इधर कटवट मार के जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो ज्यादा एक्सीडेंट होने का चांस किस में है? जो वाइड रोड है या जो नैरो रोड है? दोनों में ट्रैफिक है, ट्रैफिक दोनों में लगा हुआ। तो नैरो रोड में कोलिजन होने का चांस ज्यादा है। रीजन, इसमें मेरे पास स्कोप तो रहेगा, कभी इधर से निकल गया, इधर से निकल गया, तो स्पेस टू मूव वुड बी मोर इन वाइडर रोड, whereas space to move will be lesser in narrow road। तो वैसे ही अगर कंडक्टर में दो देखता हूं, एक में एरिया कम है, एक में एरिया ज्यादा है, तो जिसमें एरिया ज्यादा है उसमें कोलिजन होने का चांस कम होता है। एंड टू योर सरप्राइज, सिर्फ ऐसा ही अप्रॉक्स रिलेशन नहीं है, एग्जैक्ट रिलेशन है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डबल द एरिया, हाफ विल बी द रेजिस्टेंस। सर एरिया को सर थिकनेस ऑफ द कंडक्टर भी लिख सकते हैं। ना थिकनेस नहीं, वो तो एरिया एनालॉजी के, हाँ एनालॉजी के लिए आपको रोड बताया था, तो वहां पे तो वो पूरे वॉल्यूम में चलता है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो तो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में चलता है, ऐसा नहीं है ना कि एक सीधी पट्टी उस पे चलना है उसको। एनालॉजी मैंने ली थी कि रोड है, रोड वाइड है, नैरो है, यहाँ पे विड्थ नहीं, यहाँ पे पूरा एरिया मैटर करता है। देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, कैसे सीधी लाइन में जाएगा नहीं ना, कभी यहाँ से भाग के उधर अंदर ऐसे जाएगा। ये देखो ऐसा, एक ऐसा कंडक्टर है लंबा,
ठीक है, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी ना सीधा जाना है जैसा हम लोग चलते हैं, वो तो ऊपर भी जा सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा ऐसा कहीं भी जा सकता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए एरिया मैटर्स, नॉट लेंथ, विड्थ नहीं मैटर करता। नहीं मजा आया? ये सर समझ आ गया। पक्का ना? तो इलेक्ट्रॉन के लिए पूरा एरिया मैटर करता है, हमारे लिए रोड की विड्थ मैटर करती है। क्यों? क्यों? उतर के हवा में थोड़ी नहीं जाने वाली, बट वो तो क्या, सामने ऐसा स्पेस रखा हो, ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कहीं से भी जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए एंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया इज व्हाट मैटर्स एंड नॉट विड्थ। वो तो जस्ट मैंने एनालॉजी के लिए आपको बता दिया कि वाइड रोड है तो आपके लिए चलना आसान होगा, एक्सीडेंट होने का चांसेस कम। और कोई फैक्टर आप सोच सकते हो? एनी अदर फैक्टर यू कैन थिंक ऑफ? ये दो फैक्टर तो मैंने बोल दिया, और कोई फैक्टर जो आप सोच पाओ? बोलो। हेलो, और कोई फैक्टर फिलहाल? सर होता तो दो। कोई फैक्टर सर, दो, उसका मटेरियल सर, कंडक्टर का। दो और फैक्टर हैं। फिलहाल मैं इनको क्लब कर देता हूँ, फिर उन फैक्टर्स के बारे में बोलता हूँ। तो इतना तो गारंटी हो गई कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये फिजिक्स में मतलब समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये फील करना बड़ा जरूरी होता है। कई लोग मन में सिर्फ ऐसा सोचते हैं लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, ऐसा नहीं सोचना है। आप साइंस स्टूडेंट हो, आपको सोचना है लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ऐसा नहीं। लेंथ डबल किया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ हाफ किया तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, लेंथ ट्रिपल किया तो रेजिस्टेंस ट्रिपल हो जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड नॉट जस्ट इसको बढ़ाया तो वो भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं ना कि इसको 3 गुना किया तो चलो थोड़ा सा बढ़ गया, ऐसा नहीं। इसको ट्रिपल किया उसको भी ट्रिपल, डबल किया उसको भी। यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है, एक को डबल किया दूसरा आधा होगा, इंपॉर्टेंट है। और ये समझना और फील करना बड़ा जरूरी होता है फिजिक्स में। मैक्सिमम थ्योरी इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं तो इनवर्स वेरिएशन। एनीवेज, तो आ जाते हैं हम लोग। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को मैंने क्लब किया, तो ये हो गया L/A। अब एक थर्ड फैक्टर है जो मटेरियल का कंट्रीब्यूशन होगा। कल को मैंने क्या किया, 2 वायर लाए, एक बना दिया प्लास्टिक का, एक प्लास्टिक का है और एक है आपका कॉपर का। आप बोलोगे ये प्लास्टिक का बनाया मैंने, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, इसका लेंथ एरिया सेम है, और ये बना है कॉपर का। आप बोलो कि नहीं सर दोनों का लेंथ और एरिया सेम है तो रेजिस्टेंस सेम होगा, ऐसा नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। प्लास्टिक का बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, नियरली इनफाइनाइट बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट नहीं होता कुछ भी, तो प्रैक्टिकली तो इनफिनिट ही है समझ लो। मतलब मैं अगर प्लास्टिक के वायर से 2 सॉकेट में ज्वाइन भी करा दूं तो उससे कुछ करंट नहीं आने वाला। सो प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस ऑफ प्लास्टिक वायर्स में, तो मतलब मटेरियल का कुछ तो कंट्रीब्यूशन है। वही कंट्रीब्यूशन यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट घूम के घुस जाएगा, तो ये हम लिखेंगे L/A, where this rho is resistivity और specific resistance of material। ये मटेरियल का कंट्रीब्यूशन है, कौन सा? ये रो जो लिखा हुआ ना, दिस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल का कंट्रीब्यूशन है, इसको लेंथ एरिया कंडक्टर से मतलब नहीं है, कंडक्टर के मटेरियल का रेजिस्टेंस है, ठीक है। रो इज अ कांस्टेंट, not a constant for conductor, it is a constant for material. Rho is constant of material of सर एक डाउट था सर, अगर प्लास्टिक से सर करंट पास ही नहीं हो सकता, करंट सर पास हो सकता है ना सर, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भले अब मतलब इन्फिनाइट के पास हो, लेकिन
कुछ ना कुछ से करंट पास होगा ही ना प्लास्टिक से। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब मैं कहता हूं अगर 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास हो रहे होंगे ना, तो आप यस सर। जिंदगी में उसको मेजर भी नहीं कर पाओगे, मेजर क्यों ही नहीं सर? कर पाओगे। क्यों? इतना कम होता है, इतना कम होता है। आपके पास जो लैब में, फिजिक्स लैब में जो एमीटर है, तो वो माइक्रो एम्पियर तक मेजर कर सकते हैं। दैट इज 10⁻⁶.00000001 एम्पियर। ठीक है। और प्रिसाइजली लोग मेजर कर सकते हैं 10⁻⁹ एम्पियर तक, जितना मैंने सुना है। बाकी और बन गया और डिवाइस तो नहीं कह सकते, रोज नए बनाते रहते हैं लोग। अब सोचो अगर 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड अगर फ्लो करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर सेकेंड। तो ये कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻17 एम्पियर। इतना छोटा करंट तो मैं कम से कम मेरे जीते जी तो नहीं मेजर हो पाएगा, इतनी गारंटी है। यस सर। तो वो इतना छोटा करंट है। अरे 100 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन पर सेकंड भी फ्लो हो जाएंगे ना, तो आपको पता ही नहीं यस लगेगा सर। करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट, दैट इज अच्छा। इमेजरेबल। हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते, तो मुझे तो पता ही नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकली इट इज जीरो। थ्योरेटिकली आप जाओगे तो जीरो कभी वैल्यू नहीं आएगी। कुछ ना कुछ तो वोल्टेज है, तो कुछ ना कुछ एकाध इलेक्ट्रॉन, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ ना कुछ एकाध भाग के इधर उधर चले ही जाते हैं। एनीवेज, तो वो हमारे लिए प्रैक्टिकली जीरो वैल्यू है। राइट, जब मैं उसको मेजर ही नहीं कर सकता, इतना छोटा होगा, तो मेरे लिए तो वो नहीं है। समझा ना? So rho is a यस सर। constant, rho is a constant for material। तो रो के ऊपर फिर से कुछ डिस्कशन हो जाए हमारा थोड़ा। ये एक मटेरियल का कांस्टेंट होता है फॉर गुड कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स होते हैं ना, कॉपर एंड ऑल, दिस वैल्यू इज, टेक्स्ट बुक में वैल्यू दी होगी, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। यूनिट इसकी लिख देता पहले। यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर। कैसे? रो इज RA/L। तो दिस इज ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर, तो ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। फॉर कंडक्टर्स दिस वैल्यू इज नियरली 10⁻⁸ ओम मीटर। फॉर एलॉयज, कुछ एलॉयज हैं, स्पेशली डिजाइंड एलॉयज हैं, उनके लिए 10⁻⁵ के आसपास होता है। नहीं, और इंसुलेटर्स के लिए और भी बहुत सारे मटेरियल होंगे, बुक में देखना। इंसुलेटर्स के लिए तो बहुत सर ज्यादा था, एलॉयज का 10⁻⁶ के आसपास। वही, मतलब ऐसा फिक्स है नहीं कुछ। अब कुछ नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ऐसे और भी बहुत सारे एलॉयज हैं। उनमें से कुछ का दिया होगा, तो 10⁻⁵, 10⁻�6 के आसपास होता है कुछ। एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं, बुक में देख लेना। -6 दिया तो -6 याद नहीं करना आपको, यू आर नॉट सपोज टू रिमेम्बर। जस्ट आपको ये 10⁻11 से लेके 10⁻17 ओम मीटर तक बहुत कुछ होता है, डिपेंडिंग ऑन मटेरियल टू मटेरियल। इसमें तो बहुत रेंज है। तो आप देख सकते हो कि कंडक्टर्स के कंपैरिजन में रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स की कुछ जरूरत से ही ज्यादा है। मिलियन टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। राइट, तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर में बड़ा फर्क है रेजिस्टिविटी में। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी पहले डिपेंड किस पे करती है, क्या रीजन है उसका? मटेरियल के अंदर आप झांक के देखोगे ना, अगर मटेरियल के अंदर झांक के देखोगे, तो अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया, समझो ये 1 स्क्वायर मीटर एरिया है, ठीक, एंड ये 1 मीटर लेंथ है। 1 स्क्वायर मीटर, 1 बाय 1 बाय, आपको लगेगा सर ने गलती से बना दिया, मैंने थोड़ा ज्यादा लेंदी, बट समझे 1 मीटर बाय 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है। ठीक है, सो ये अलग अलग मटेरियल के ऐसे दो। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन को इस साइड से उस साइड जाना, तो लेंथ तो उतना ही कवर करना है उसको, एंड एरिया भी सेम ही है उसके लिए। लेकिन अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशनिंग होती है ना, कैसे ये हायर सिलेबस में आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में, तो उसकी वजह से जो अंदर वॉइड्स हैं, जो चलने के लिए वॉइड्स हैं, वो कम ज्यादा होते हैं। तो पहले उसके अंदर के वॉइड्स, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो फ्री स्पेस से, जो दो एटम्स की पैकिंग होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी हुई। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं ऐसे एनालॉजी के लिए बता देता हूँ। एक टैंक है, ढेर सारे मार्बल रख दिया आपने, ऊपर से पानी डालोगे
तो मार्बल्स के बीच में से जो स्पेस है उसमें से निकल निकल के पानी जाएगा। वैसे ही ऐसा रहता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे से एटम्स के बीच बीच में से निकल के जाता है। तो वो पैकिंग पे डिपेंड करता है, पहली चीज कि इलेक्ट्रॉन कैसे चल पाएगा। दूसरा, किसी किसी मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन ही चलने के लिए नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, चलने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, फिर उनकी पैकिंग कैसे है वो मुझे मालूम नहीं। तो ये इन सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। हर एक मटेरियल पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, राइट। किसी में पैकिंग लूज है, किसी में पैकिंग ज्यादा है। तो उन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। तो वो तो मटेरियल के ऊपर की चीज हो गई, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टेम्परेचर। ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। ये मत भूलना, ये हमारे सिलेबस में भी है। टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो कैसे डिपेंड करती है, पहला ये इंपॉर्टेंट है, ये बोलना, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हाँ, कैसे, पहला केस, ये जो पहला केस है वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दूसरा भूल भी गया अब तो चल जाएगा। सर एक क्वेश्चन था सर, रेजिस्टेंस के जो सर फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले वो सर 3 ही है सिर्फ। हाँ बेटा वो चीनी है। अब आप बोलोगे फिर तो का सर, हाँ रेजिस्टिविटी खुद वेरी करता है टेम्परेचर से, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी आप बोल सकते हो ऐसा कि सर रेजिस्टिविटी चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी तो चेंज होगा ही, एकदम सही है। बट कई बुक्स में लिखा भी रहता है रेजिस्टेंस वेरीज विद टेम्परेचर, ठीक है। बट वो प्रिसाइज स्टेटमेंट नहीं होगा। इट्स समथिंग लाइक मैं बोल दूं कि मैन इज एन एनिमल, तो वो सही तो है, गलत तो नहीं है। फिर उसको और प्रिसाइज करूं तो मैन इज अ सोशल एनिमल, फिर और कुछ ऐड करूं तो वो प्रिसाइज स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। कौन सा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ज्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं बोलूं आप रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और फिर रेजिस्टिविटी बदलेगी तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, समझा। बिकॉज रेजिस्टेंस तो और भी यस चीजों सर। पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे। तो कोई ऐसा ना समझ ले कि टेम्परेचर से लेंथ बढ़ रहा है उसकी वजह से कुछ हो रहा है। रेजिस्टिविटी बदल रही है टेम्परेचर के साथ, जो मटेरियल का कंट्रीब्यूशन है ना वो बदलता है, तो इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस भी बदलता है। बट प्रिसाइज स्टेटमेंट जो होगा, बेटर स्टेटमेंट जो होगा, ये होगा रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एंड ऑब्वियसली आर इज रो एल बाई ए, तो ये बदलेगा तो फिर ये भी बदलेगा। बट कहीं कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि टेम्परेचर से लेंथ और एरिया में इफेक्ट पड़ रहा है उस वजह से रेजिस्टेंस बदल रहा है, तो वो मत सोचना। आपको सोचना क्या है कि मटेरियल का जो कंट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जा रहा है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो कैसे चेंज होता है, resistivity of conductors, resistivity of good conductors या conductors increases with increase in temperature, increases with increase in temperature। yeah, resistivity of conductor increases with increase in temperature। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, किसकी, कंडक्टर्स की। सेकेंड, क्यों ऐसा, रीजन ये भी लिख देता हूं, रीजन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। जब टेम्परेचर बढ़ाते तो आप कैसे बढ़ाते हो, हीट देके, राइट ना। तो वो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं, ड्यू टू थर्मल एनर्जी absorbed by electrons and atoms, randomness in motion of electrons and atoms increases. As a result, chance of collision increases, chance of collision
increases, hence resistivity increases. देखो तो क्या लिखा है और समझ में आया क्या? ये स्टेटमेंट देख लो क्या लिखा हुआ। वापस बताओ ये स्टेटमेंट। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, ऐसा लगता है सब सुन ही नहीं रहे। यस सर, वापस बताइए, लिख रहे थे। So, अच्छा अच्छा, see, resistivity of material depends on temperature. कैसे? Resistivity of conductor increases with increase in temperature. जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सामने वॉइड्स देख देख के निकलता है, राइट? टकरा टकरा के। क्यों ऐसे टकराता है? बिकॉज उसके अंदर बहुत सारा रैंडमनेस होता है, वो ऐसे वाइब्रेट करता रहता है। ये तो वाइब्रेट करता है, एटम्स भी वाइब्रेट करते रहते हैं। तो अगर ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए और जोर जोर से वाइब्रेट करने लगे तो एक इलेक्ट्रॉन को बच के निकलना है। हा? अगर आपने वीडियो गेम में कुछ गेम्स खेले होंगे, कार रेस वाले, सामने कुछ और कारें जा रही हैं, उनमें रैंडमनेस बढ़ जाए तो आपका एक्सीडेंट होने का चांस तो बढ़ ही जाएगा ना। और Yes, आपकी sir. कार इधर का उधर भाग रही है तो एक्सीडेंट होने का चांस तो ज्यादा ही है, तो कोलिजन का चांस बढ़ जाएगा। तो ये जो एनर्जी, जब आप हीट करते हो, जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने से क्या हो गया? उनमें ये क्या, उनमें रैंडमनेस बढ़ गई, तो उससे कोलिजन का चांस क्या होगा? कोलिजन का चांस बढ़ गया। तो ज्यादा कोलिजन होंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया। समझा? आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसकी? कंडक्टर्स की। अब एक छोटा स्टेटमेंट लिख देता हूं, भले आप भूल जाओगे तो चल जाएगा, ये मत भूलना, ये हमारे सिलेबस में है। ये तो कुछ कुछ बोर्ड में पढ़ाया जाता है, इंटरेस्टिंग होता है। कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। वो कौन होते हैं? सेमी कंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर सेमी कंडक्टर्स नई चीज बोला, इसीलिए बोल रहा हूँ, नहीं भी पढ़ोगे आप तो चल जाएगा, ये सिलेबस में आपने नहीं। फॉर सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सर सिलिकॉन और जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। हाँ, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर्स। तो फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, for semiconductors and insulator, resistivity decreases with increase in temperature। ठीक है, चलो आज इतना ही बोलता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल करता हूँ, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा शायद थोड़ा। आज ही स्टॉप करता हूँ मैं, ठीक है? थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.